हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमने टॉपिक लिया है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में आपके यहाँ पर 12th क्लास के 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इन दोनों चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने 2013 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस लिए हैं और इन क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2013 से। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसमें बीजावरण पतला झिल्लीमय नहीं होता। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मूंगफली, दूसरा ऑप्शन दिया है चना, तीसरा ऑप्शन दिया है मक्का और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नारियल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि बीजावरण जिसे हम कहते हैं सीड कोट, ठीक है। तो सीड कोट पतला और झिल्लीमय नहीं होता। अगर मूंगफली के बीज की बात करें तो मूंगफली का जो बीज होता है उसके ऊपर पतला छिलका होता ही होता है। चने की बात करें तो चने के ऊपर भी पतला छिलका होता है। मक्के की बात करें तो मक्का के बीज के ऊपर भी पतला छिलका होता है। लेकिन नारियल की बात करें तो इस नारियल पर पतला झिल्लीमय छिलका नहीं होता है। जिसका बीजावरण होता है उस पे पतला झिल्लीमय छिलका नहीं होता। तो इसमें आपके आंसर आ जाएगा 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, परिभ्रूणपोष भ्रूणपोष से कैसे भिन्न है। यहाँ पे पूछा है परिभ्रूणपोष। देखिए परिभ्रूणपोष जिसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म, और ये बनता है न्यूसिलस से। न्यूसिलस आप जानते हैं, न्यूसिलस जो कि बीजाणुउद्भिद होता है और इसकी प्लोइडी होती है 2n, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं भ्रूणपोष की अगर मैं बात करती हूं तो भ्रूणपोष को हम कहते हैं एंडोस्पर्म कहते हैं और इसकी प्लोइडी होती है 3n। दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है कि ये जो भ्रूणपोष है ये परिभ्रूणपोष न्यूसिलस का बचा हुआ भाग होता है और ये पोषक स्तर की तरह कार्य करता है। ये पोषण देने का कार्य करता है, पोषक स्तर की तरह ये कार्य करता है। तो ये है पोषक स्तर, ठीक। और भ्रूणपोष ये भी पोषण देने का कार्य करता है, ये भी पोषण देने का कार्य करता है, लेकिन ये निषेचन के बाद बनता है भ्रूणपोष। लेकिन ये वाला जो भाग होता है यह निषेचन से पहले ही जो बचा हुआ भाग रह जाता है, ठीक है, बीज के परिवर्धन के दौरान या भ्रूण के परिवर्धन के दौरान, तो उसे हम कहते हैं परिभ्रूणपोष और इसकी प्लोइडी होती है 2n, ठीक है। और ये बीजाणुउद्भिद वाला स्तर होता है। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसका द्विगुणित होना, दूसरा दिया हुआ है द्वितीयक केंद्रक के साथ अनेक शुक्राणुओं के संयोजित होने से इसका बनना। देखिए ये गलत है। इसका अगुणित ऊतक होना, तो ये अगुणित भी नहीं होता क्योंकि ये न्यूसिलस से बनता है। इसमें संचित भोजन ना होना, बल्कि इसमें भोजन संचित होता है क्योंकि ये पोषण देने का कार्य करता है। और इसकी प्लोइडी कैसी होती है, 2n होती है। एंडोस्पर्म की मैंने आपको क्या बताई है, 3n होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि भ्रूणपोष की जो प्लोइडी है, गुणिता है, वो 3n होती है। ये आपको याद रखना है, तब जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे आंसर आपके आ जाएगा 1st। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। अनुन्न मिलीय परागण क्या लाभ है। अनुन्न मिलीय परागण के क्या लाभ हैं। पहला है परागण कारकों पर निर्भरता नहीं है, दूसरी सजीव प्रजकता और तीसरा दिया है उच्चतर आनुवांशिक विविधता और तीसरा दिया हुआ है अधिक प्रबल संतान। पहले तो हम ये जान लें कि अनुन्न मिल्यता क्या होती है। तो अनुन्न मिल्यता का मतलब है क्लिस्टोगेमी, जिसमें पुष्प हमेशा बंद रहता है और बंद होने की वजह से उसमें हमेशा स्वपरागण होगा और जब स्वपरागण होगा तो उसे किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है परागण के लिए। तो यहाँ पे परागण के लिए जब किसी की आवश्यकता नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुन्न मिल्यता, और यहाँ पे इसे हम कहेंगे कि
परागण कारकों पर ये निर्भर नहीं करता, इसको एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ 4, गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, पहले तो जान लेते हैं इसके बारे में। गुरु बीजाणुधानी, ठीक, अगर ये गुरु बीजाणुधानी की बात कर रहा है तो ये किसकी बात कर रहा है? ये फीमेल की बात कर रहा है, फीमेल की बात कर रहा है, ठीक है। और गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है उसको हमें बताना है, और ये भी ज्ञात कर लेते हैं कि इसकी गुणिता कितनी होती है। तो गुरु बीजाणुधानी की गुणिता होती है 2n, ठीक है। इसे हम कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजियम, मैक्रोस्पोरेंजियम इसे हम कहेंगे। तो पहला इसमें दिया हुआ है बीजांड काय के, दूसरा है बीजांड के, और तीसरा है भ्रूणकोश के, और चौथा है फल के। तो गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है? गुरु बीजाणुधानी में यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ये धानी है, और इसमें होता है बीजाणु ऊतक, इसमें होता है बीजाणु ऊतक, बीजाणु ऊतक, और इस बीजाणु ऊतक से बनते हैं आगे जाके बीजाणु। बीजाणु कैसे बनेंगे? n बनेंगे, n यहाँ पे मादा युग्मक बनते हैं, n मादा युग्मक बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिन्हें हम गुरु बीजाणु भी कह सकते हैं, गुरु बीजाणु। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु बनते हैं। तो उसी प्रकार से यदि हम बीजांडकाय से इसकी तुलना करें तो इसकी तुलना यहाँ पे नहीं कर सकते, बीजांड से कर सकते हैं, क्योंकि बीजांड यहाँ पे बिल्कुल, बीजांड कैसा होता है? बीजांड के अंदर यहाँ पे बीज, मतलब आप देखिए अंड कोशिका होती है जो कि n होती है, तो इसकी तुलना इस गुरु बीजाणुधानी से की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है भ्रूणकोश से, भ्रूणकोश जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक से, ठीक है, और यहाँ पे लिया हुआ है फल से, फल से, तो ना तो हम फल से इसकी तुलना कर सकते हैं एग्जैक्टली, और हम इसकी तुलना एम्ब्रियोसेक से भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसकी तुलना हम किससे करेंगे? बीजांड से, इसकी तुलना की जाएगी बीजांड से। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला लिखा हुआ है अंतस्थीसियम लघु बीजाणु उत्पन्न करती है, अंतस्थीसियम यहाँ पे एंडोथीसियम के लिए है, तो यह लघु बीजाणु उत्पन्न करती है। देखिए स्टेटमेंट गलत है। टैपिटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, टैपिटम का कार्य होता है पोषण प्रदान करना। फिर तीसरा है परागण का बाहरी कठोर आवरण अंतःचोल कहलाता है, ये गलत है। फिर लिखा है बीजाणु जन ऊतक अगुणित होता है, जबकि बीजाणु जन ऊतक 2n होता है, ना कि n होता है। बीजाणु जन ऊतक जिसे हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू इज ऑलवेज 2n, और इसमें मियोसिस होता है तब जाके बीजाणु बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पे सेकेंड नंबर का है। सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनता है? लैंगिक जनन जब होता है तो इसका क्या उत्पाद बनेगा? देखिए ये क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे नए आनुवांशिक संयोग जो भिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं, विशाल जीव संहति और बीज की लंबी जीवन क्षमता और प्रवर्धी प्रसुप्ति। तो जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो यहाँ पे आनुवांशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं उनकी बात होती है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा। विशाल जीव संहति, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले लैंगिक जनन क्यों हो रहा है? लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विविधता आती है और अलग अलग आनुवांशिक पदार्थ आपस में संयोग उसका होता है, जिससे कि वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन जब आते हैं तो यही लैंगिक जनन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे 2014 के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? घासों के बीज भ्रूणपोषी नहीं है। आम एक अनिषेक फलनी फल है। मक्का के दाने एक प्रोटीन युक्त एल्यूरोन परत उपस्थित होती है और एक बंध्य स्त्री केसर को बंध्य पुंकेसर कहा जाता है। देखिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, आप मानते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि बंध्य स्त्री केसर को बंध्य पुंकेसर कहा जाता है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। फिर यहाँ पे ये दिया है कि मक्का के दाने एक प्रोटीनीकृत एल्यूरोन परत
उपस्थित होती है। तो हमने स्ट्रक्चर भी देखी है कि यहाँ मक्का के दाने में इसका एंडोस्पर्म होता है, ये इसका एंडोस्पर्म होता है भ्रूणपोष, और उसके ऊपर एल्यूरोन की परत होती है, और फिर यहाँ पे नीचे जो है उसका यहाँ पे प्लूमूल और रेडिकल, इस तरीके से मक्के का दाना होता है, एक बीजपत्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एल्यूरोन की परत किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। फिर आम एक अनिषेक फल है, बिल्कुल गलत है। आम एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया में बनता, इंडिया में इसकी जो है ये ग्रो होता है, इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे बीज बनता है। अनिषेक फलन से अगर ये बन जाता तो फिर कई सारे देश आम का उत्पादन कर पाते, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में आप देखिए कि इंडिया और उसके बाद में हमारे आसपास के जो देश हैं वही आम का उत्पादन कर पाते हैं, क्योंकि उसके फ्लावरिंग के लिए एक मैक्सिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। घासों के बीज भ्रूणपोषी होते हैं, भ्रूणपोषी नहीं है, तो ये गलत है। इसके बीज भी कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आंसर आपके क्या आ जाएगा, थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सजातीय पुष्प परागण में क्या होता है। सजातीय पुष्प परागण की बात करेंगे तो एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के परागण से होता है। ठीक है, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से होता है। तो इसे देखो, इसे नीटोगेमी भी कहते हैं, है ना। तो इसे जिटैनोगेमी भी कहते हैं, नीटोगेमी भी कहते हैं। इसमें जी साइलेंट होता है, मैं लिख के बता देती हूँ आपको कि इसे जिटैनोगेमी भी कहते हैं, जिटैनोगेमी, और इसे नीटोगेमी भी कहते हैं, नीटोगेमी। ठीक, तो इसमें इसे आप देखो, जिटैनो का मतलब होता है पड़ोसी, आप ऐसे याद रखें, इसका मतलब है पड़ोसी। तो ये एक ही पादप है और इसकी एक डाल पे तो नर पुष्प है, एक डाल पे इसकी मादा पुष्प है, एक पे नर है, एक पे मादा पुष्प है, और इनके मध्य यहाँ पे क्या हो रहा है, परागण हो रहा है। तो फंक्शनली तो ये क्रॉस है, फंक्शनली देखा जाए तो ये क्रॉस है, लेकिन अगर आप देखो तो ये कैसा है, अगर आप वैसे देखें, जेनेटिकली अगर देखें तो ये सेल्फ ही है। ये कौन सा पॉलिनेशन है, सेल्फ ही पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ये स्वपरागण है। लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प, तो ये क्रॉस माना जाता है क्रियात्मक रूप से। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट अब ये सही लग रहा है, लेकिन दूसरे पे भी विचार करेंगे पहले। तो दूसरा है एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के पराग से। तो एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के पराग से, तो ये तो आपके बिल्कुल सेल्फ हो जाता है, और यहाँ पे सजातीयता की कोई डेफिनेशन नहीं है। एक पुष्प का निषेचन उसी समष्टि की बात नहीं होगी यहाँ पर, तो फिर ये अलग हो जाएगा। समष्टि की बात करेंगे तो फिर ये अलग प्रकार का हो जाएगा। एक पुष्प का निषेचन दूरस्थ समष्टि के, तो ये भी नहीं मानेंगे हम। तो यहाँ सबसे आपका जिटैनोगेमी, जिसे हम कहते हैं सजातीय परागण, इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, पहला वाला आंसर होगा कि ये एक ही पौधा होता है और इसी एक ही पौधे पर नर पुष्प और मादा पुष्प के मध्य यहाँ पे क्रॉस होता है। ठीक, हालांकि ये सेल्फ है एक तरीके का, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर है, तो ये एक प्रकार का स्वपरागण है, लेकिन क्रियात्मक रूप से ये कैसा है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है? पात्र निषेचन के लिए, प्रजनन योजनाओं के लिए, खाद्य संपूरण के लिए, या बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए। जब हम पराग टिकिया की बात करते हैं तो आजकल पराग टिकिया का उपयोग बहुत तरह से खाद्य रूप में होने लग गया। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के रूप में, और इसके अलावा ओलंपियाड्स में भी इन पराग टिकियाओं का उपयोग होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इनका उपयोग होता है। तो यहाँ पे इनकी उपयोगिता कहाँ है? पात्र निषेचन के लिए, जो बिल्कुल गलत है, प्रजनन योजनाओं के लिए गलत है, खाद्य संपूरण के लिए। तो सबसे बड़ा सोर्स ये एज अ फूड है, सबसे बड़ा सोर्स क्या है? फूड, और इसमें बहुत अच्छे विटामिन्स हैं, बहुत ये न्यूट्रिटिव है, इम्यून बूस्टर की तरह कार्य करता है। इवन घोड़ों को खिलाया जाता है। ठीक है, रेस में जब घोड़े दौड़ते हैं तो वो अपना अच्छा परफॉर्म कर पाए, उसके लिए भी उनको खिलाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। और इसके अलावा ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी भाग लेते हैं वो भी इनका उपयोग करते हैं, तो थर्ड इसका आंसर होगा, और ये भी यहाँ पे गलत है।
तंतु रूप समुच्चय का क्या कार्य है? तंतु रूप समुच्चय मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ये यहाँ पे फिलामेंटस एपरेटस की बात कर रहा है। फिलामेंटस एपरेटस आप जानते हैं, इसे फिलीफॉर्म एपरेटस भी कहते हैं, इसे कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये इसका क्या कार्य है? वर्तिकाग्र पर उपयुक्त पराग को पहचानना, दूसरा जनन कोशिका के विभाजित को प्रेरित करना, मकरंद का उत्पादन करना, पराग नली के प्रवेश का मार्गदर्शन करना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको बताना है। वर्तिकाग्र पर उपयुक्त पराग को पहचानना, देखिए ये वर्तिकाग्र है और इस वर्तिकाग्र पर उपयुक्त पराग को पहचानने का काम कौन करता है? इन पर इनके पास में जो फैक्टर होते हैं वो करते हैं। लेकिन जब हम फिलामेंटस एपरेटस की बात करते हैं या फिलीफॉर्म एपरेटस की बात करते हैं तो बिल्कुल नीचे है। ये काम इसका नहीं है, ये तो बिल्कुल नीचे उपस्थित है, तो ये इसका काम नहीं है, तो ये यहाँ पे हम हटा देंगे। जनन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है, जनन कोशिका के विभाजन को ये प्रेरित करता है, तो ये भी गलत है। ये मकरंद का उत्पादन करता है, ये भी गलत है। पराग नलिका के प्रवेश में मार्गदर्शन करता है, तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जब ये पराग नलिका जैसे ये परागकण है और उसकी पराग नलिका बन जाती है, तो पराग नलिका को यहाँ पर डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कि किस दिशा से आना है और किस तरह से आना है, उसे कंडक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? यहाँ पर ये फिलीफॉर्म एपरेटस करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पे आंसर आपके क्या आ जाएगा? 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 11 क्वेश्चन, एल्ब्यूमिन रहित बीज किस में उत्पादित होता है? देखो एल्ब्यूमिन क्या होता है, पहले तो ये समझिए आप, एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन इज प्रोटीन। एल्ब्यूमिन क्या है? ये प्रोटीन है, और आपने जूलॉजी में भी पढ़ा होगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में। तो एल्ब्यूमिन रहित बीज किस में उत्पादित होते हैं? मक्का में होते हैं, अरंडी में होते हैं, गेहूं में होते हैं, मटर में होते हैं। तो ये हमें याद करना है कि एल्ब्यूमिन रहित बीज किस में उत्पादित होते हैं? मटर में उत्पादित होते हैं। आगे हम 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। 2014 में आपने देखा क्वेश्चन, एक बार मैं फिर यहाँ पे बता देती हूँ। 2014 में ये क्वेश्चन है जो कि आपके बीज से पूछा गया है, फिर दूसरा है ये परागण से पूछा गया है, पहला सीड से, दूसरा परागण से, और ये भी आपके परागण टिकिया से पूछा गया है। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, आप देख रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में पूछा गया है, और फिर एल्ब्यूमिन रहित बीज जिसमें कि आपके एल्ब्यूमिनस सीड्स और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स आप पढ़ते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया है। एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, इस तरह से आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एक्सेप्शन भी है, तो वो आपको याद करना है। और देखिए इसमें से फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल। मतलब एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनता है। आगे चलेंगे नीट 2015 के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला दिया हुआ है, शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए पराग कणों का पाचन करके बनाया जाता है। शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए पराग कणों का पाचन करके बनाया जाता है, ठीक, तो ये गलत है। अब इसके बाद में दूसरी बात करें तो पराग कणों में पोषक की प्रचुर मात्रा होती है, बिल्कुल सही है, और वे गोलियों और शरबत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, सही है। यहाँ पे परागकण की टिकियाएं तो बनाई जाती हैं, आपको पता है ही सही। कुछ पादपों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर प्रत्युजनता और श्वसनी रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये भी सही है। हमने देखा है कि श्वसनी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, आपके जब आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आपके आया होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज में भी आया होगा, आपके एलर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कई सारे एलर्जेंस होते हैं, ये एलर्जेंस की तरह कार्य करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कोज करते हैं।
फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है मक्खियों और चमगादड़ों से परागित होने वाले पुष्प उन्हें आकर्षित करने के लिए दुर्गंध छोड़ते हैं। तो ये सही है कि जब चमगादड़ के द्वारा यहाँ पे परागण होता है तो पुष्पों में बहुत ही एक दुर्गंध आती है, सड़े हुए अंडे की जैसी बदबू आती है और उसके द्वारा ये आकर्षित होते हैं। तो ये सही है और यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सा है, पहला वाला। अब हम 13 की तरफ आएंगे। नाभिक कहाँ पर एक निशान होता है, नाभिक का पूछा है कि नाभिक कहाँ पे होता है। तो बीज जहाँ बीजांड द्वार उपस्थित होता है, बीज जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ता है, फल जहाँ यह व्रंत से जुड़ा होता है और फल जहाँ वर्तिका उपस्थित होती है। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है कि जहाँ वर्तिका उपस्थित होती है वहां पे नाभिक उपस्थित होता है। देखिए इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर देखा भी है, ये इस प्रकार से। तो अब आप बता सकते हैं कि नाभिक कहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ पर बीज जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है, ऐसा बीज जहाँ पे बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो ये स्कार होता है, जो सीड होता है इस सीड के ऊपर ये स्कार होता है इस प्रकार से, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें परागणकारी की आवश्यकता हो सकती है परंतु यह आनुवांशिकता स्वयुग्मन के समान है। देखिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं। परागणकारी की आवश्यकता हो सकती है लेकिन यह आनुवांशिक रूप से स्वयुग्मन है। तो इसमें आता है पहला अनुन्य मिल्यता, दूसरा है सजातीय परागण, तीसरा है परनिषेचन और चौथा है अपयुग्मन। तो अभी अभी मैंने बताया कि यदि एक ही पुष्प है यहाँ पे, एक ही यहाँ पे पादप है और उस पे नर पुष्प भी है और उस पे मादा पुष्प भी है और इनके मध्य परागण हो रहा है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, परिनिषेचन है, लेकिन आनुवांशिक रूप से ये कैसा है, यह स्वपरागण है। तो इसे हम सजातीय परागण कहते हैं, इसे हम जिटानोगेमी कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन तंतु पराग कार्यों के लिए पुष्प प्रतिफल है। तो पहला दिया हुआ है प्रोटीन, तनुत्वक और वर्तिकाग्र निष्ठाओं, दूसरा है पुष्प का रंग और दीर्घ परिमाण, तीसरा है मकरंद और परागण और चौथा है पुष्प सुगंध और कैल्शियम क्रिस्टल। तो इसमें पूछा गया है कि जंतु पराग कार्यों के लिए पुष्प प्रतिफल है, रिवार्ड क्या होता है। मतलब जहाँ पे हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो पॉलिनेशन के लिए पुष्प भी क्या करते हैं, उन जंतुओं को रिवार्ड देते हैं, उन्हें प्रतिफल देते हैं कि ताकि वो और पुष्प की तरफ आकर्षित हो और परागण हो। तो उसके लिए पुष्प क्या करते हैं, उन्हें सुगंध देते हैं, कैल्शियम क्रिस्टल। ये यहाँ पर ये तो नहीं होगा, फिर इसमें लिखा हुआ है मकरंद और परागण। तो मकरंद और परागण ये दोनों रिवार्ड के रूप में दिए जाते हैं। जंतु जो भी एजेंट होते हैं, चाहे वो मक्खियां हो चाहे वो बर्ड्स हो, जो भी परागण करवा रहा है उनके लिए यहाँ पे रिवार्ड दिए जाते हैं पुष्प के द्वारा, जो कि मकरंद भी हो सकता है और परागण भी हो सकता है। तो इसमें आंसर आपके आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, संचरण ऊतक किसका अभिलक्षण है। देखिए संचरण ऊतक की बात की गई है, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू। ट्रांसमिशन टिश्यू जो कि वर्तिका में पाया जाता है और ये ठोस वर्तिका में पाया जाता है। ये इस प्रकार का, ये जो वर्तिका होती है तो इस वर्तिका में ट्रांसमिशन टिश्यू होता है और ये ट्रांसमिशन टिश्यू सहायता करता है पराग नलिका की। ये जो पराग नलिका आगे की तरफ बढ़ती है तो उस पराग नलिका को आगे की तरफ संचरण करवाने में इसका कार्य होता है संचरण ऊतक का, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू। तो ये कैसा होता है, ये आर्द्र होता है या ये खोखली वर्तिका होती है या ये ठोस वर्तिका होती है, शुष्क वर्तिका होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर इसके अंदर जो ट्रांसमिशन टिश्यू होता है जिसकी वजह से वर्तिका ठोस हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं ठोस वर्तिका। ठीक, ट्रांसमिशन टिश्यू की वजह से, संचरण ऊतक की वजह से वर्तिका कैसी हो जाती है, ठोस हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके थर्ड। तंतु रूप उपकरण किसका लाक्षणिक गुण है। तंतु रूप उपकरण, फिर वही दोबारा क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म एपरेटर की बात हो रही है। तो फिलीफॉर्म एपरेटर्स ये
किसका लाक्षणिक गुण है? पहला है एल्यूरोन कोशिका। आपको पता है कि ये एल्यूरोन परत कहाँ पाई जाती है? मोनोकोट सीट के अंदर, इसमें ये नहीं होगा। सहायक कोशिका, इसे हम अभी मानेंगे। जनन कोशिका, जनन कोशिका का मतलब यहाँ पे जनरेटिव सेल। और बीजांड कायिक भ्रूण, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम तंतुमय उपकरण की बात करें तो ये तंतुमय उपकरण में ये अंड कोशिका और उसके पास होती है सहायक कोशिका, और सहायक कोशिका में होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो ये किसका अभिलाक्षणिक गुण है? सहायक कोशिकाओं का। और यहाँ पे ये अंड कोशिका, ये जो अंड कोशिका है इसके पास में पाई जाने वाली सहायक कोशिका, सहायक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये इसका अभिलाक्षणिक गुण होगा। गेहूं के दाने में भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीज पत्र होता है, ये क्या कहलाता है? गेहूं के दाने में भ्रूण में एक बड़े ढाल के आकार का एक बीज पत्र होता है। तो देखिए, जब हम बीज पत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे बड़े, इस प्रकार से आपने देखा होगा गेहूं का, और ये इस तरह से ये दिखाया गया है, ठीक है। इसे वैसे हम कहें डायग्राम, क्योंकि मेरा अच्छा नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे सीधे कि बीज पत्र की बात हो रही है। तो बीज पत्र को यहाँ पे हम स्कूटेलम कहते हैं। आप इतना ध्यान रखिए कि जो बीज पत्र होता है मोनोकोट सीड्स के अंदर, जो बीज पत्र होता है उसे हम कहते हैं स्कूटेलम। तो यहाँ पे आंसर आपके स्कूटेलम आ जाएगा, ना तो प्रांकुर चोल आएगा, ना मूलांकुर चोल, ना अधिकोरक आएगा। नेक्स्ट है आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है बीजांड में होता है, परागकोश में होता है, बिना अग्र विभाजन के युग्मक बनते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। तो दोनों ही इसमें जैसे चौथे ऑप्शन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि बिना अग्र विभाजन के युग्मक बनते हैं, तो ये गलत है। परागकोश में तो दोनों तो परागकोश में नहीं होता, केवल लघु बीजाणु जनन ही होता है परागकोश में, तो ये भी एक तरह से गलत है। बीजांड में, अब बीजांड की बात हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ केवल लघु बीजाणु जनन तो आपको पता है कि परागकोश में होगा, लेकिन गुरु बीजाणु जनन कहाँ पे होगा? सिर्फ बीजांड में, तो ये भी नहीं होगा। और लेकिन दोनों अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन बनता है बहुत फ्रिक्वेंटली तो गुरु बीजाणु जनन से बनते हैं और लघु बीजाणु जनन से बनते हैं, तो उसकी पूरी प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया है कि परागकण कैसे बनते हैं, उनमें नर युग्मक कैसे बनते हैं, उसके अतिरिक्त मादा में किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन होता है, और वहाँ पर 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैसे बनती है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ है द्विखंडन। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और हमने कर भी लिया है, फिर भी देखेंगे। द्विविखंडन जो कि सार्गेसम में होती है, कॉनिडिया पेनिसिलियम में, भूस्तारी जल हाइसिंथ में, और प्रकंद केला में। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही मैच है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और कॉनिडिया पेनिसिलियम भी सही है, लेकिन द्विविखंडन सार्गेसम में होता है, ये गलत है। तो यहाँ पे ये गलत मैच किया गया है। आवृत बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद क्या बनाता है? तो नर युग्मकोद्भिद क्या बनाता है? नर युग्मकोद्भिद। आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर जब नर युग्मकोद्भिद की बात हो रही है तो यहाँ पे पराग कण की बात हो रही है। ये जो पराग कण है ना आपका, उसकी बात हो रही है, और यही पराग कण आगे जाकर इसी पराग कण में जनरेटिव सेल्स बनती हैं, ट्यूब सेल्स बनती हैं, ठीक है, इसी के अंदर नर युग्मक बनते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। 1 शुक्राणु और 2 कायिक कोशिका, 3 शुक्राणु, 2 शुक्राणु और 1 कायिक कोशिका, और 1 शुक्राणु और 1 कायिक कोशिका। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये जो पराग कण है ये आगे जाके अंकुरित होता है, और इस पराग कण के अंदर यहाँ पे 2 शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, आगे की तरफ 2 नर युग्मक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं, ठीक, और यहाँ पे एक होती है कायिक कोशिका, एक होती है यहाँ पे कायिक कोशिका। ये हमेशा आप ध्यान रखें कि ये 3 सेल स्टेज होती है,
और किसी किसी में 2 सेल स्टेज में भी होता है। तो अभी वो बात की बात है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि नर युग्मकोद्भिद की ये बात कर रहा है, तो नर युग्मकोद्भिद का मतलब ये परागकण की बात कर रहा है। और यहाँ पर जो परागकण आपको बताया गया है ये विकसित प्रकार का परागकण है। और अब जब परागकण का यहाँ पे प्रस्फुटन हो जाता है, परागकण विकसित हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे नर युग्मकोद्भिद। तो ये देखिए पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद है, जिसमें एक यहाँ पे कायिक कोशिका है और 2 यहाँ पे नर युग्मक या शुक्राणु कोशिका है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड। अब 2016 के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। कच्चे नारियल का पानी क्या है? बीज चोल की सबसे आंतरिक परत है, अपघटित बीजांड काय है, अपरिपक्व भ्रूण है, और चौथा दिया हुआ है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है। तो कच्चे नारियल का पानी, देखिए कच्चे नारियल की जब हम बात करते हैं ना, तो एक तो होती है उसमें गिरी, एक होती है गिरी जिसे हम खाते हैं। इस प्रकार से व्हाइट कलर की गिरी होती है नारियल में जिसे हम खाते हैं। तो ये तो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, हमेशा ध्यान रखें, ये है कोशिकीय भ्रूणपोष, ये है कोशिकीय भ्रूणपोष। और यहाँ पर जो अंदर की तरफ नारियल का पानी है जो कि तरल पदार्थ है, यह है केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष। और फिर ये भी आगे जाके, ये केंद्रकीय भ्रूणपोष भी आगे जाके कोशिकीय भ्रूणपोष का ही निर्माण करता है। लेकिन नारियल के अंदर 2 प्रकार का भ्रूणपोष देखने को मिलता है, एक तो कोशिकीय भ्रूणपोष और दूसरा है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष में लगातार केंद्रक विभाजन होता रहता है, लेकिन यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, लगातार केंद्रक का ही विभाजन होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेरियोकाइनेसिस कंटिन्यू है, लेकिन साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं होता है। और कोशिका द्रव्य जो यहाँ पर जो कोशिकी, मैंने आपको बताया कोशिकीय भ्रूणपोष, तो कोशिकीय भ्रूणपोष में यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है और साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस एंड जस्ट आफ्टर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। लेकिन जो ये तरल भ्रूणपोष है, तरल भ्रूणपोष, तो इसमें लगातार कैरियोकाइनेसिस 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 चल रहा है, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनी है? कटहल, केला, बैंगन और सेब। आप जानते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? केला। कटहल में आप जानते हैं बड़े बड़े बीज होते हैं, तो वहाँ पे अनिषेक फलन नहीं होता है। बैंगन है, बैंगन में भी बीज होता है, सेब में भी होता है, तो यहाँ अनिषेक फलन का आंसर क्या होगा? आपके केला। कच्चे नारियल में नारियल का पानी, अब ये दोबारा आ गया है, फिर भी ऑप्शन अलग है। नारियल का पानी क्या है? गूदेदार, मध्य फलबित्ती, स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपूर्वी, स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणपोष और अंतःफलबित्ती। तो आप आंसर यहाँ पे जानते हैं क्या आएगा? भ्रूणपोष। और कौन सा भ्रूणपोष है? स्वतंत्र केंद्रकी। स्वतंत्र केंद्रकी को मुक्त केंद्रकी भी कहते हैं, मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने देख ही लिया कि कितना फ्रिक्वेंटली यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं नारियल से, और वो भी भ्रूणपोष से। और ये भी ध्यान रखना है कि भ्रूणपोष की प्लॉइडी कितनी होती है? 3n। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कीट जो बिना परागण किए पराग या मकरंद को ग्रहण करते हैं उन्हें मकरंद चोर कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें सत्य नहीं है बताना है। फिर दूसरा है परागण, अंकुरण तथा पराग नलिका वृद्धि, परागण तथा स्त्री केसर की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक घटकों द्वारा नियंत्रित होती है। एक बार फिर पढ़ेंगे, परागकण, अंकुरण और पराग नलिका वृद्धि, परागकण तथा स्त्री केसर की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक घटकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसने ये कहा है कि जब वर्तिका होती है, इसे हम स्त्री केसर भी कह सकते हैं, तो इसमें जो परागकण आते हैं तो इनके रासायनिक पदार्थों के संघटक के ऊपर निर्भर करता है परागकण का प्रस्फुटन।
ठीक है, ये इसने कहा है। तो बिल्कुल सही है कि परागकण का अंकुरण या परागकण का प्रस्फुटन, परागकण का रासायनिक संगठन कैसा है और स्त्री केसर का कैसा है, उनकी अगर जेनेटिकली मैचिंग है, ठीक है, तो वहां पे परागण का जो है अंकुरण हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कुछ सरीसृप कुछ पादप जातियों में परागकण करते हुए बताए गए हैं। कुछ सरीसृप कुछ पादप जातियों में परागकण करते हुए बताए गए हैं। तो जब हमने देखा था कि परागकण के कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से एजेंट हैं, तो उसमें सांप भी आते हैं, उसमें कुछ सरीसृप भी आते हैं, इसके अतिरिक्त जो गाय भैंस हैं और मनुष्य भी, ये भी परागण में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है। बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं, परंतु उसी जाति के परागकणों की केवल एक परागण नलिका अंकुरित हो सकती है। तो देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपने पहली लाइन से यहाँ पे अंदाजा लगा लिया होगा, पहली लाइन देखते से ही, कि बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं, जो कि गलत है। तो आपका गलत स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा होगा, फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 26, पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? पहला है मुकुलन, दूसरा है कायिक संकरण और तीसरा है असंग जनन और चौथा है यहाँ पे बीजाणु जनन। तो आपके आंसर आ जाएगा असंग जनन। ये बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया है। मक्का के दाने बीज पत्र को क्या कहा जाता है? स्कुटेलम कहा जाता है। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है। तो आप ये भी देख रहे हैं ना कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन वही है लेकिन उसी क्वेश्चन को, उसकी लैंग्वेज को चेंज करके दोबारा पूछा गया है। इसी वजह से जब हम एग्जाम में जाते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, तो प्रीवियस ईयर्स के अगर सॉल्व्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, उन्हें अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो कई बार हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस वही के वही आ जाता है। अब उसका बेनिफिट क्या है? आप ये कहेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि घुमा फिरा के उनको वही उसी तरीके से पूछा गया है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आप उस क्वेश्चन से फ्रेंडली हो गए, आप उस क्वेश्चन को पहचान गए, तो अब आपका टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा। जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे और जैसे ही उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको फटाफट से आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को मैं जानता हूँ, और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, सेकंड्स में वो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका एक टाइम मैनेजमेंट वाला फैक्टर काम करेगा, आपका टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना भी जरूरी है। तो 27 के बाद में अब देखेंगे 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? परागकणों की बाह्य चोल स्पोरोपोलिन की बनी होती है। बहुत सी जातियों के परागकण गंभीर प्रत्युजनता पैदा करते हैं। यहाँ पे प्रत्युर्जता का मतलब है जो एलर्जी होती है उसे हम कहते हैं। फिर इसके बाद में द्रवित नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन योजनाओं में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। और चौथा है परागकोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करती है। तो पहला है परागकणों की बाह्य चोल स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो कि सही है। बाह्य चोल स्पोरोपोलिन की बनी है, सही है। बहुत सी जातियों के परागकण गंभीर प्रत्युजनता पैदा करते हैं, ये भी सही है। द्रवित नाइट्रोजन भंडारित परागकण और फसल प्रजनन योजनाओं में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। परागकोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करती है, जो कि गलत है। परागकोश के स्फुटन में सहायता कौन करती है? जो ऊपर की 3 परतें होती है, इसमें आपके कौन कौन सी आती है? एपिडर्मिस आती है, एंडोथीसियम आती है, मिडिल लेयर आती है। ये तीनों की परतें, ये तीनों परतें स्फुटन में सहायता करती है, न कि टेपिटम। टेपिटम का कार्य होता है पोषण देने का, ठीक है, पोषण प्रदान करने का। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है? तो पुंकेसर के तंतु का ये निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है? इसको हम बोलते हैं समीपस्थ। मैंने आपको बताया है इस प्रकार से कौन सा इसका डिस्टल एंड है, कौन सा यहाँ पे इसका दूरस्थ है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट होता है दूरस्थ, जिसे हम कहते हैं डिस्टल एंड, और ये वाला होता है समीपस्थ,
जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। तो समीपस्थ हिस्सा किससे जुड़ा है, पुष्पासन से या दल से। तो ये क्वेश्चन हम ले चुके हैं। एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है, कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष, भ्रूणकोश और भ्रूण और बीजांड। तो गुरु बीजाणु, जो गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु ये कैसा होता है, ये होता है एन। ठीक, इसी एन से यहाँ पर भ्रूणकोश बनता है। भ्रूणकोश जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक। और ये जो एम्ब्रियोसेक है, इसके अंदर आप जानते हैं कि 3 तो एंटीपोडाल सेल होती है, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं यहाँ पे, और 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं। तो इस प्रकार से 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन किससे बनती है, इस कार्यशील गुरु बीजाणु से। आपको पता है 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु में से 3 नष्ट हो जाते हैं और ये एक ही गुरु बीजाणु आगे जाकर एम्ब्रियोसेक बनाता है। एम्ब्रियोसेक का मतलब भ्रूणकोश बनाता है, भ्रूणकोश। इस एक गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनता है, 3 नष्ट हो जाते हैं। अब ये आपको अगर नहीं आता है तो आप गुरु बीजाणु जनन की जो भी प्रक्रिया है उसे जाके देखिए, तब जाके आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे 2017 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। सम्मोहक और परितोषिक किसके लिए आवश्यक है। अभी आपने देखा ना कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था रिवार्ड को लेकर, अभी देखिए यहाँ पे पूछा गया था, हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन जो कि रिवार्ड से संबंधित था। ये देखिए, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जंतु पराग कार्यों के लिए पुष्प प्रतिफल है, मकरंद और परागण। वही क्वेश्चन दोबारा आपके 2017 में रिपीट हुआ है। ये देखिए, सम्मोहक परितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं, कीट परागण के लिए, जल परागण के लिए, अनुन्मिल्यता के लिए, वायु परागण के लिए। तो यहाँ पे जो भी एजेंट होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनसे अगर परागण करवाना है तो उनको एक रिवार्ड देना होता है। तो यहाँ पे कीट परागण, जल परागण होगा नहीं, क्योंकि ये मतलब इसे हम क्या कहेंगे, ए बायोटिक फैक्टर, और ये भी अनुन्मिल्यता, इसमें इसकी जरूरत है ही नहीं, ये भी ए बायोटिक फैक्टर है। तो बायोटिक फैक्टर में आपके क्या जाता है, कीट परागण। ठीक, ये बायोटिक एजेंट हैं। बायोटिक एजेंट को अगर हम इनकी सहायता से पॉलिनेशन करवाना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, हमें यहाँ पर इन एजेंट को रिवार्ड देने होंगे मकरंद के रूप में, और यहाँ पे अट्रैक्शन के रूप में फ्लावर्स अपनी सुगंध और मकरंद देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 32, नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है, बीजपत्र। खाने वाला भाग कौन सा है, नारियल का भ्रूणपोष। 2 प्रकार के भ्रूणपोष मैंने आपको बताए थे, तो यहाँ पे भ्रूणपोष आते हैं, और 2 प्रकार का, एक तरल भ्रूणपोष और एक कोशिकीय भ्रूणपोष। ये दोनों ही खाने योग्य हैं। अब हम 2018 के क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑफसेट किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, ऑफसेट की बात की गई है, तो अनिषेक फलन के द्वारा, अनिषेक जनन के द्वारा, सूत्री विभाजन के द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो सूत्री विभाजन के द्वारा ऑफसेट यहाँ पर उत्पादित होते हैं। दोहरा निषेचन क्या होता है, दोहरा निषेचन 2 नर युग्मक 1 अंड कोशिका के साथ संलयन, 2 युग्मक संलयन और त्रिसंलयन, 1 नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रक, 1 पराग नली के 2 नर युग्मक और 2 भिन्न अंडकों के साथ संलयन। तो ये भी गलत है। दोहरा निषेचन का मतलब जिसमें 2 बार निषेचन हो रहा है, जहां पर 2 नर युग्मक आएंगे। ठीक, तो यहाँ 2 नर युग्मक हैं, इस पराग नलिका में 2 नर युग्मक हैं। 1 नर युग्मक यहाँ पे संलयित होगा, जिसे हम कहते हैं त्रिसंलयन, जिसे हम कहेंगे त्रिसंलयन, और दूसरा नर युग्मक इस अंड कोशिका के साथ में संलयित होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, युग्मक संलयन, जिसे हम कहेंगे युग्मक संलयन। तो ये आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है और
ये देखिए युग्मक संलयन हो रहा है, तो इसका आंसर आपके क्या आ जाएगा? सेकंड। निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? आम, पपीता, कटहल और बांस। देखिए ये आपके फर्स्ट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है और आपको पता है एक तो बांस है और एक कौन सा है? नीला कुरंजी, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। तो इन दोनों में ही इनके पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पन की प्रक्रिया होती है। हालांकि यह बहुवार्षिक पादप है, लेकिन इनके अंदर पुष्पन की प्रक्रिया एक ही बार होती है, तो आंसर आ जाएगा आपके बांस। दोहरा निषेचन क्या है? ये दोबारा रिपीट हुआ है, तो देख लेते हैं। इसमें आंसर आपके क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप शलभ की जाति के साथ ऐसा निकट संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र नहीं कर सकता? तो ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है। केला, वायोला, युक्का, हाइड्रिला, इसमें आ जाएगा आपके युक्का। युक्का पादप यहाँ पे पॉलिनेशन में हेल्प करता है। आगे चलेंगे 38। पराग कणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन पे भंडारण किया जा सकता है। कौन से टेम्परेचर पे? -196, -160 और -80 और 120। तो यहाँ पे आंसर आपके क्या आ जाएगा? फर्स्ट। अब हम 2019 के क्वेश्चन लेंगे। पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है। केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है। बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होते हैं। बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होते हैं, तो ये गलत है। देखो, अंडाशय फल में विकसित होता है और युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, सही है। और केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष, बिल्कुल जो ये केंद्रीय कोशिका है जो कि निषेचन से पहले 2n हो जाती है, तो ये इस केंद्रीय कोशिका से ही तो आगे जाके भ्रूणपोष बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। नेक्स्ट है सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है? एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा सहायक कोशिका केंद्रक के साथ। एक अंड कोशिका के साथ में और दूसरा सहायक के साथ में, गलत है। एक अंड के साथ में और दूसरा केंद्रकीय कोशिका केंद्रकों से संलित होता है, तो ये सही है। एक युग्मक अंड के साथ और दूसरा सहायक कोशिका के साथ, गलत है। ये सभी अंड के साथ, ये भी गलत है। तो आपका आंसर यहाँ पे ये होगा। आपको पता है कि जब निषेचन होता है तो एक नर युग्मक, 2 नर युग्मक होते हैं, इसमें से एक केंद्रकीय कोशिका के साथ में जो कि 2n होती है और एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ में जाके संलित होता है। तो इसमें यही पूछा गया है, तो आंसर आपका सेकंड होगा। अब हम 2020 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें 2 पीढ़ी एकांतरण एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है? परागकोश के अंदर परागण, 2 नर युग्मक वाली अंकुरित परागण, फल के अंदर बीज और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। एक बार फिर देख लेते हैं। पादप का वह भाग जिसमें 2 पीढ़ी एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के अंदर होती है, ठीक। तो परागकोश के अंदर परागण, ये परागकोश है और परागकोश कैसा होता है? 2n और इसके अंदर है परागण, तो परागण होते हैं n। फिर 2 नर युग्मक वाली अंकुरित परागण, तो देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 नर युग्मक है, तो ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, तो ये तो नहीं होगा आपके। फिर इसके बाद में दिया हुआ है फल के अंदर बीज, तो एक फल है उसके अंदर फल भी कैसा है? 2n है, बीज भी कैसा है? 2n है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसमें लिखा है बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, तो बीजांड खुद कैसा होता है? बीजांड खुद भी तो n है और भ्रूणकोश पूरा n होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? C और D।
देखिए सी और डी, तो ये तो नहीं होंगे, ए और डी, ए और डी, ठीक है। एक बार फिर डी को दोबारा पढ़ेंगे, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश, तो ये बिल्कुल देखो बीजांड क्या होता है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश, तो ये बीजांड के अंदर भ्रूण कोश बनता है, ठीक है। बीजांड कैसा होता है 2n, और भ्रूण कोश कैसा होता है पूरा n, तो ये तो सही है, ठीक है। मैंने इसको गलत रीड कर लिया है, ये सही है। फिर तो यहाँ पे आपके आ जाएगा ए और डी, केवल ए ओनली, तो ये तो नहीं होगा, और केवल ये अकेला तो नहीं होगा ना, इसके साथ में डी भी है, और ए बी और फिर इसका ये गायब है, तो यहाँ पे आपका आंसर वैसे आ जाएगा सेकंड। इसका आंसर गिवन है ए एंड डी, ओके। चलो अब हम यहाँ पे 2021 के क्वेश्चंस देखेंगे। एक पादप के परागकोश से परागकणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागण लाए जाते हैं। देखिए ये इस साल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आसान सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अनुन्मील्य परागण ये तो नहीं होगा, ठीक। परनिषेचन, सजातीय पुष्प ये भी नहीं होगा क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है उम्मिल परागण, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके परनिषेचन, परनिषेचन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, और आप देख रहे हो कि ये दो अलग अलग पादप है, दोनों अलग अलग पादपों के मध्य यहाँ पे परागण की प्रक्रिया हो रही है, तो ये क्या हुई क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसे हम कहेंगे परनिषेचन। इसे जीनोगेमी भी कहते हैं, ठीक। आगे चलेंगे। परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोश निम्नलिखित में से कौन सा होता है, 8 केंद्रकीय, 8 कोशिकीय, 8 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय, और 7 केंद्रकीय, 8 कोशिकीय, और 7 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब आप आंसर बता सकते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रय है, साइकस, कोरिका पपाया, कारा, मर्केंशिया, तो यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा कारा। कारा उभयलिंगाश्रय है, मोनोशियस है, और मैंने आपको कितनी बार बताया कि कारा में से क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है, तो इस साल भी कारा में से क्वेश्चन था कि कारा कैसा है, उभयलिंगाश्रय है या एक लिंगाश्रय है, तो कारा उभयलिंगाश्रय है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि इसमें ग्लोब्यूल होता है, न्यूक्यूल होता है, यहाँ पर ये ग्लोब्यूल है, इसकी फीमेल है, और ऊपर यहाँ पे ये इसका यहाँ पे ये ग्लोब्यूल है और ये न्यूक्यूल है, तो इस तरह से ये उभयलिंगाश्रयी पादप है। कारा के बारे में याद रखना है, ये एक प्रकार की शैवाल है। तो ये 45 क्वेश्चंस थे, और 2013 से लेकर 2021 तक जितने क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए, सारे वीडियो सॉल्यूशन आपने देख लिए। और अब आप यहाँ पर जब आपने क्वेश्चन देख लिए तो इससे आपकी एक हेल्प ये भी हो सकती है कि वही क्वेश्चंस की लैंग्वेज दोबारा रिपीट होकर, चेंज होकर वही क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आ जाता है। तो यहाँ पर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।